दरगाह पर कोहराम मचा हुआ है और एक किला बन गया है अखाड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां पर विशालगढ़ में रविवार को जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की, एक घर को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, कई घरों में पथराव भी किया गया। साथ ही उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को पलटा दिया। बताया जा रहा है कि विशालगढ़ किले के पास अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद था और इससे लेकर कुछ संगठन लगातार कार्रवाई की मांग उठा रहे थे। कुछ दिन से संगठनों की तरफ से विशालगढ़ चलो का नारा दिया गया था और इसी दौरान विशालगढ़ में शरारती तत्वों ने हमला बोलकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद भारी बवाल हुआ और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। फिलहाल विशालगढ़ में तनाव की स्थिति है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। ये तस्वीरें आप देखें, गाड़ियां तोड़ दी गई, दुकानों को तोड़ा गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। एक किले में अतिक्रमण को लेकर सड़क पर ऐसा जमकर हंगामा बरपा, इतना बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने को लेकर ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं। कोल्हापुर के विशालगढ़ में शरारती तत्वों ने एक घर को भी आग के हवाले कर दिया। दो समुदायों के बीच की भिड़ंत और दोनों पक्षों की ओर से जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। अतिक्रमण को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और ये देखिए, सड़क पर बिखरे हुए पत्थर, बड़ी बड़ी ईंट दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तहां ईंट और पत्थर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। अब तो आम लोगों की भीड़ आप यहां देख रहे हो और ज्यादातर महिलाएं इस तस्वीर में दिखाई दे रही थी। एक ऐसी ही किसी घर के रोशनदान की तस्वीर आप देखें जिसे तोड़ दिया गया है। अब भीतर से ये वीडियो जो है ग्रास्प किया गया है और जब ये वीडियो कैप्चर किया गया तो आप दूर धुआं भी उठता हुआ देख पा रहे होंगे, क्योंकि एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, ये गाड़ी पलटी हुई नजर आ रही है। सार्वजनिक संपत्ति से लेकर निजी संपत्ति को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। कोल्हापुर के विशालगढ़ किले के पास जमकर हंगामा हुआ। तलवार लेकर बकायदा उपद्रवियों ने बवाल काटा। पुलिस वालों पर तलवार भांजी गई। उपद्रवियों की भीड़ ने अचानक धावा बोल दिया और पथराव करने लगे। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कई घरों में आगजनी की कोशिश की गई। बवाल कर रही उग्र भीड़ नारेबाजी कर रही थी। पुलिस वालों पर तलवार चलाई गई। पोलीस कर्मचारी आहे तिकडे विशाळगडावर पोलीस कर्मचारी आहेत, त्यांना ह्या लोकांनी तलवार मारले। हे बघा तलवार मारले। हे बघा पोलीस कर्मचारीला, हे बघा तलवार मारली। विशाळगडच्या दरगावर येऊन दंगा केला आणि तलवार मारलाय। बघा या लोकांनी इकडे येऊन तलवार मारलाय पोलीस कर्मचारीला भी। कोल्हापुर के विशालगढ़ किले से बवाल की तस्वीरें सामने आई, वो काफी डराने वाली हैं। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। सड़क पर उत्पात मचाने की कोशिश की गई, सामान को तोड़ा गया। सड़क पर बिखरे हुए कपड़े, सामान, भयावह मंजर ये गवाही दे रहा है कि उपद्रवियों ने यहां कैसा उत्पात मचाया होगा। विशालगढ़ किले के पास अतिक्रमण को लेकर यह बवाल शुरू हुआ और इसमें दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की ओर से पहले तो ईंट और पत्थर चलाए गए, फिर कुछ तलवारबाज भी यहां पर आ गए। दोनों तरफ से इस तरीके से तलवार भांजी गई, जिसमें पुलिस भी इसका शिकार हो गई। विशालगढ़ का ये किला कैसे अखाड़ा बन गया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कोल्हापुर में घरों को जलाने की कोशिश की गई। आसमान में धुआं उठते देख लोग दहशत में आ गए। दंगाइयों की कोशिश थी कि जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था उन्होंने कोशिश की। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ निकले हैं। जिन गाड़ियों को फूंका गया, तोड़ा गया या जिस घर को आग के हवाले किया गया, जिस दुकान के अंदर तोड़फोड़ की गई, बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को अपने ऑब्जर्वेशन में ले रखा है। फिलहाल यहां पर शांति बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हंगामा, ये बवाल, ये हैरान करने वाला था। कैसे देखते ही देखते ये इलाका एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दरगाह पर यह दरअसल पूरा कोहराम मचा। कोल्हापुर में घरों को जलाने की जब वहां पर कोशिश हुई तो आसमान में धुआं उठते भी लोगों ने देखा।
दंगाइयों की कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों को, दुकानों को, निजी संपत्तियों को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके। दो समुदायों के बीच में जिस तरीके की ये भिड़ंत हुई, बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती थी, लेकिन शुक्र रहा वक्त रहते मौके को और हालात को कंट्रोल कर लिया गया। किले में किस तरीके से अतिक्रमण होता चला जा रहा है, ये बवाल का कारण बना। अब इस इलाके के लोगों से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस के कर्मचारी जिनके ऊपर भी तलवार भांजी गई। आइए अब आपको कारण बताती हूँ। तस्वीरें आपने देख ली, हंगामा आपने देख लिया, लेकिन ये हंगामा शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहा, ये आपको बताती हूँ। विशालगढ़ में ये तनाव किले पर एक दरगाह की आड़ में हुए अतिक्रमण को लेकर शुरू हुआ और उपद्रवियों ने यहाँ पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आपको बता दें, देखते ही देखते विशालगढ़ का ये किला अखाड़े में तब्दील हो गया। कोल्हापुर में भड़की हिंसा के दौरान दो पक्षों के बीच में जमकर ईंट पत्थर चले। विशालगढ़ किले के अंदर ही हजरत सैयद मलिक रेहान मीर साहब की दरगाह है। विशालगढ़ किले पर बसी आबादी में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। अब आरोप यह है कि दरगाह के पास कथित तौर पर अतिक्रमण किया गया और फिर लगातार यहां पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और इन्हीं अवैध निर्माणों में मीट की दुकानें भी हैं। मीट का कारोबार यहाँ पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब दरगाह है तो दरगाह की जगह पे मीट की दुकानों का क्या काम है, वहाँ पर क्या कारोबार करना जायज़ है या नहीं है, इसका जवाब तो जनता खुद देगी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और जब ये प्रदर्शन हुआ तो फिर दोनों पक्षों के बीच में ईंट और पत्थर चलने लगे। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कोल्हापुर में बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव है। हिंसा ना फैले इसलिए पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि इलाके में बीते दिनों मीट का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है, फला है, फूला है। पहले छोटी सी जगह पर दरगाह थी, लेकिन अब इसका दायरा 1000 से ज्यादा वर्ग फीट में फैल गया है। दरगाह के पास हुए अवैध निर्माण को हिंदू संगठन इतिहास से छेड़छाड़ बता रहे हैं। किले पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम आबादी है और दरगाह के आसपास बहुत सारा अवैध कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है। जो छोटी सी जगह में दरगाह थी, अब वहां पर कई हजार वर्ग फीट में आबादी फैलने लगी है और यहाँ पर दुकानें बनने लगी है। क्या ये इतिहास से छेड़छाड़ नहीं है? कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में जहां पर दरगाह का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं विशालगढ़ किले के मंदिर का हाल बहुत ही खस्ता है। ऐसा कहा जाता है कि कभी विशालगढ़ के किले पर 55 प्राचीन मंदिर थे। कितने मंदिर थे? 55 प्राचीन मंदिर थे, लेकिन आज की तारीख में केवल 20 से 24 हिंदू मंदिर ही बचे हैं। पहला तो सवाल ये है कि कोई भी किला और किले के आसपास का दायरा ये एएसआई के अंडर आना चाहिए या फिर ये प्रशासन के अंडर आना चाहिए। क्या ये किला प्रशासन के अंडर नहीं है? क्या एएसआई के अंडर नहीं है? और अगर है, उसके बावजूद यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? जहां इतने मंदिर थे, 55 मंदिर थे, वहां पर अब केवल 20 और 24 मंदिर क्यों बचे? इसका मतलब धीरे धीरे करके वहां से मंदिरों को हटाया गया और बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया। मंदिरों की हालत भी यहाँ पर खस्ता है। जाहिर है मुस्लिम आबादी है तो वहां पर मंदिरों की देखरेख करने वाला तो कोई नहीं होगा। सवाल यही कि प्रशासन की क्या आंखें बंद है? अवैध कब्जे पर हंगामा कोल्हापुर से लेकर जयपुर तक है। राजस्थान की भजनलाल सरकार अतिक्रमण के खिलाफ है। एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू करने जा रही है। जयपुर में सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए आज से खास अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अगले 15 दिनों तक चलेगा और शहर की 11 प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण जहां जहां हुआ है उसे अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। दरअसल इसी अतिक्रमण की वजह से कुछ इलाकों में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। मसलन कुछ इलाकों के नाम हम आपके सामने रख भी रहे हैं। स्पेशल ड्राइव ये चलाने के पीछे मकसद ही ये है कि जिन जिन जगहों पर, जिन जिन सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है, जहां पर जाम की स्थिति होती है, इसी अतिक्रमण की वजह से उन्हें अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। इसमें गोपालपुरा मोड़ से गुर्जर की थड़ी तक,
मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से श्याम नगर थाने तक का एरिया है। इसके अलावा वैशाली नगर, मालवीय नगर, ये वो इलाके हैं जहां पर ये ड्राइव चलाई जा रही है। जयलाल सरकार में अवैध अतिक्रमणों पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आप देखिए 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाया जा रहा है। आप देखिए सांगानेर जो कि इलाका है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी इलाके में ये बुलडोजर गरज रहा है। सबसे पहले कार्रवाई मानसरोवर इलाके में हुई थी, उसके बाद अब गोपालपुरा में बुलडोजर गरज रहा है। अब ये जो लाइन से जो दुकानें आप देख रहे हैं, इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी तब लगभग 100 फीट सड़क को चौड़ा करने की पूरी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद इस पे फिर से अतिक्रमण होना शुरू हो गया। अतिक्रमण इतना ज्यादा शुरू हो गया कि फिर से दुकानें और घर यहां पर बने और उसके बाद जब चिन्हित किया गया तब ये 50 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण को हटाने की अब कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहीं से चुनाव लड़ते हैं, उनका इलाका है ये, और सबसे पहले कार्रवाई सांगानेर से शुरू हुई थी और उसके बाद अब ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। तमाम दुकानें, तमाम मकान इस जद में आ रहे हैं और लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। महेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या कार्रवाई है? लगभग कितने किलोमीटर के दायरे में आप लोग तो इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं? देखिए, माननीय मंत्री महोदय ने अभी जेडीए में मीटिंग ली थी। मंत्री महोदय के निर्देशानुसार शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाने हैं, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने हैं, जिसकी प्लानिंग आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार तैयार की गई है, एक्शन प्लान। और आज से ये हमने अभियान शुरू किया है जो प्रथम चरण में 30 जुलाई तक चलेगा। इसमें शहर की व्यस्तम सड़कों का हमने चयन किया है जिन पर अतिक्रमण है, तो आज से ये प्रारंभ किया है। गोपालपुरा मोड़ से गुजर की थड़ी तक हम आज अतिक्रमण, अस्थायी अतिक्रमण है जो रोड पे, उनको हटाएंगे। इससे पहले भी देखा गया था ये सड़क चौड़ा करने के लिए कार्रवाई हुई थी, तो क्या फिर से ये इंक्रोचमेंट्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा इस पर? देखिए, इसके लिए एक प्रभावी व्यवस्था की जा रही है। हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, नगर निगम की टीम, इसके अलावा यातायात पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। जो इधर आ जाऊं थोड़ा। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। जयपुर, समय समय पर ऐसी ड्राइव्स की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अतिक्रमण एक बार हटाएं, कुछ महीनों के बाद फिर से धीरे धीरे करके वो अतिक्रमण होने लगता है, पर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है क्या सरकार के पास? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से इस बार जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तब उसमें यूडीएच मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया कि जाम की स्थिति जयपुर में बहुत ज़्यादा हो रही है, अतिक्रमण को हटाना चाहिए और अतिक्रमण जितने भी हो रहे हैं उनको किसी न किसी तरीके से चिन्हित करके कार्रवाई की जानी है। सख्त निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ये निर्देश दिए। और उसके बाद आप देखिए, ये पूरा गोपालपुरा बाईपास है। आप देखिए यहाँ पर जितनी भी आप दुकानें देख रहे हैं, पहले अतिक्रमण हुआ था, उसके बाद इन दुकानों को चौड़ा करने के लिए यहाँ पर एक जगह दी गई, उसके बाद फिर से अतिक्रमण बढ़ गया, जाम की स्थिति बढ़ गई और अब जो भजनलाल शर्मा का ये जो बुलडोजर है इन अतिक्रमणों पर गरज रहा है। इनको डिमार्केशन करके दिया गया है। 50 किलोमीटर का दायरा पूरा शहर का है, लगभग 3.5 किलोमीटर का तो ये यहाँ का है। उसके बाद आप देखिए परकोटे इलाके में घाट गेट, वैशाली नगर, रामगंज, कमिश्नरेट चौराहा, गवर्नमेंट हॉस्टल, इन तमाम इलाकों में बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हो चुका है, उसको हटाया जाएगा। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है इन जगहों पर इंक्रोचमेंट हटाने का, लेकिन बड़ी बात यह है कि 970 मकान और दुकान इससे पहले सांगानेर इलाका जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो चुनाव लड़ते हैं वहां पे हटाया गया। 100 फीट सेक्टर रोड करने के लिए, उसको चौड़ीकरण करने के लिए ये पूरा हटाया गया और अब यहां पर हटाया जा रहा है। आप देखिए लाइन से जो दुकानें हैं, तमाम जो उनके हिस्से हैं आगे के, वो तोड़े जा रहे हैं। बुलडोजर साथ में चल रहा है, सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किया गया है। लोगों को मनाया भी गया है कि जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। डिमार्केशन कर दिया है, कोर्ट का ऑर्डर है। सरकार सख्त है, सरकार साफ तौर पर एक संदेश देना चाहती है कि जो अवैध अतिक्रमण जितने भी शहर में हो रखे हैं उन पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर गरजेगा और शहर में जो जाम की स्थिति अवैध अतिक्रमणों से हो रही है उसको मुक्त कराया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका पूरी जानकारी के लिए। अब बात उत्तराखंड में बीजेपी के महामंथन की कर लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। दोनों सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड उपचुनाव में हार क्यों हुई, बद्रीनाथ सीट बीजेपी आखिर क्यों हार गई, इस पर मंथन के लिए आज देहरादून में बड़ी बैठक हो रही है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत मंडल स्तर तक के करीब 1350 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं।
उपचुनाव में हार के बाद उत्तराखंड में कैसे होगा बेड़ा पार, इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि इस वक्त जो है वो महामंथन का ही है। पहले उत्तर प्रदेश में हमने महामंथन होते देखा, ठीक ऐसा ही अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है। उत्तराखंड के लिए ये महामंथन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपचुनाव में जो बीजेपी को हार मिली, 2 सीटें थी, दोनों ही सीट बीजेपी ने गंवा दी। तो ऐसे में अब चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, हार के पीछे के कारणों को तलाशा जाएगा। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, थोड़ी देर में ये मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। क्या जीत का मंत्र रहेगा, आगामी रणनीति चुनावों को लेकर क्या रहेगी, उत्तराखंड में अब ये मंथन का दौर शुरू हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी हार गई, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। आपको बता दें, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हुए। दोनों ही सीटों पर बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस ने दोनों सीट पर जीत दर्ज की। और सबसे ज्यादा चर्चा तो बद्रीनाथ सीट की हो रही है। बद्रीनाथ सीट पर 2022 से पहले बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन 2022 चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी यहां से जीते। लोकसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिस वजह से यहां पर उपचुनाव की स्थिति आई। बाई इलेक्शन में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को ही अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। मंगलौर सीट की बात कर ले तो कांग्रेस ने बीएसपी से ये सीट छीन ली है। यहां से बीएसपी के सरवर अंसारी विधायक थे, लेकिन उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हो गई थी। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में हार पर बीजेपी ऑपोजिशन के टारगेट पर है। अयोध्या में राम मंदिर के बावजूद बीजेपी की हार हो गई। उधर बद्रीनाथ में हार के बाद बीजेपी के लिए ये एक मोरल डाउनफॉल की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को लेकर अब कांग्रेस बड़ी आसानी से टारगेट कर रही है। आखिर बद्रीनाथ में बीजेपी हारे क्यों, इसके पीछे के भी कारण है। पहली वजह तो ये है कि जनता ने दल बदलू को नकार दिया है। इधर से उधर आने वाले राजेंद्र भंडारी को नकार दिया जनता ने। वीआईपी दर्शन से स्थानीय पंडा पुरोहित जो हैं वो बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। तीसरी वजह आपको बता दें, तीसरी वजह है रिवर फ्रंट को लेकर। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से लोगों को खासी नाराजगी है। तीसरा कारण ये रहा। अब चौथा कारण आपको बताते, मनमाने ढंग से यहां पर विकास कार्य हो रहा है, ऐसा आरोप स्थानीय जनता लगा रही है और इसलिए यहां से बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। बीजेपी बद्रीनाथ में तो हारी ही, मंगलौर का किला भी वो फतेह नहीं कर पाए। मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की। उन्होंने 422 वोट से बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हरा दिया है। कांग्रेस को यहां पर 37.91% वोट मिला, वहीं बीजेपी को 37.4% वोट मिला। उत्तराखंड की मंगलौर वो सीट है जो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां का जातीय समीकरण है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम के बाद दलित आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां से कांग्रेस और बीएसपी ही लगातार जीतती आई है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीत चुका है। अब सबसे बड़े दंगल के तौर पर महाराष्ट्र इलेक्शन का काउंटडाउन चल रहा है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 288 विधानसभा सीटों वाले इस रण में बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को बचाने का टारगेट है। ऐसे में बीजेपी ने चुनावी मोड ऑन कर दिया है। मुंबई में सबसे बड़ी बैठक 19 जुलाई से होने वाली है। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। ये दोनों नेता महाराष्ट्र के प्रभारी और सह प्रभारी भी हैं। सीट बंटवारे को लेकर विधानसभा और बीएमसी चुनाव लड़ने का पूरा एजेंडा तैयार किया जाएगा। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत से चुनावी दंगल में उतरने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। साथ ही महायुति को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि ऑपोजिशन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की लीडिंग में कांग्रेस एक बड़ी चुनौती दे रही है। शिवसेना और एनसीपी अपनी अपनी पार्टी टूटने के बाद बदला लेने के इरादे से मैदान में हैं।
वहीं बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के टारगेट पर काम कर रही है। बीजेपी की 19 जुलाई से होने वाली बैठक का एजेंडा बड़ा क्लियर है। अलायंस में सीट बंटवारा, 288 सीटों पर अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन करना सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें एमएलसी चुनाव के बेनिफिट को भी साधना है। इतना ही नहीं, अगला मुद्दा जो इनके लक्ष्य में है, लोकसभा में हार से जुड़ी हुई कमियों को जानना। अब केवल कमियों को जानना नहीं है, बल्कि उसका निराकरण भी करना है, और वो भी जल्द से जल्द करना है, जिससे कि साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में और नेताओं में जोश भरा जा सके। महायुति को मजबूत करना एक और इम्पोर्टेंट एजेंडा। हारी हुई सीटों को और ताकत के साथ लड़ना इस मीटिंग का एजेंडा रहेगा। उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। सभी 288 सीटों को कैसे सेट किया जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। हारी हुई सीटों पर अपनी ताकत को कैसे बढ़ाना है, कहां कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करना, ये बीजेपी का फोकस पॉइंट है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र ही रहा है। खास तौर पर बीजेपी महाराष्ट्र को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। 19 जुलाई से होने वाली बैठक में दिल्ली के 2 बड़े केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, जो कि प्रभारी और सह प्रभारी की पदवी पर हैं, ये दोनों नेता महाराष्ट्र चुनाव में अपनी भूमिका निभा रही हैं। महाराष्ट्र में जीत का पूरा खाका तैयार करके ग्राउंड हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसी हिसाब से, उसी आकलन के आधार पर सीट के बंटवारे का भी प्लान तैयार किया जाएगा। मिशन महाराष्ट्र के लिए उतरी बीजेपी 2019 के परफॉर्मेंस को और बेस्ट करना चाहती है। 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी, अब की परिस्थिति एकदम अलग है। अब बीजेपी शिवसेना के साथ है, लेकिन शिवसेना टूट चुकी है और शिंदे गुट उनके साथ है। एनसीपी का अजीत गुट ये अलायंस है। 105 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी, 56 सीटें शिवसेना को मिली थी, यानी कि एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल था। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पेच फंसा और गठबंधन टूटा था। अब महायुति के पास इस वक्त 181 विधायकों की ताकत है। चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था 2019 में, और 2024 में एक नया समीकरण साधा गया, और इस नए समीकरण के तहत एकनाथ शिंदे का एक गुट अजीत पवार का एनसीपी वाला, इनके साथ मिलकर महायुति की सरकार दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। अब 19 जुलाई से जो 3 दिन की बैठक चलेगी, उसमें बीजेपी का फोकस एक बार फिर से सत्ता की चाबी हासिल करना है। अब एमएलसी चुनाव के नतीजे आप देखें। एमएलसी चुनाव में हार के बाद इंडिया ब्लॉक को झटका लगा है। INDIA ब्लॉक को यह बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव की कामयाबी को दोहराना तो चाहती है महाविकास आघाड़ी, लेकिन ये कैसे संभव होगा? सीटों का बंटवारा कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है, शरद पवार पहले से कुछ कमजोर हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से ये अलायंस वर्क करेगा? आगामी चुनावों को लेकर अखिलेश यादव भी मंथन कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए विपक्ष भी एक्टिव हो चुका है। बात उत्तर प्रदेश की भी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का महामंथन पूरा हो चुका है, चिंतन खत्म हुआ है और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह तलाशी गई है। उत्तर प्रदेश में कहां कमी रह गई, किसने भीतरघात किया, किसने अपनों के वोट काटे, कहां पर बीजेपी गलती कर बैठी, सारी वजह पता चल चुकी हैं। और अब सीएम योगी की नजर 2027 के विधानसभा चुनावों पर है। लोकसभा चुनाव के मिस्टेक का रीटेक ना हो, इसके लिए योगी ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दे दिया है। योगी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट मैसेज दिया। कहा कि उन्हें बैकफुट पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अति आत्मविश्वास की वजह से कई बार नुकसान होता है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से विपक्ष उछल कूद कर रहा है। लेकिन वो ये भी याद रखें कि 2014 से बीजेपी उन्हें लगातार हरा रही है। योगी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन इससे पहले योगी ने यूपी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया है। यूपी में 10 सीटों पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी, लेकिन इसके लिए हर कार्यकर्ता को आज से ही जुटना होगा। इसे अभियान मानकर चलना होगा।
लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक में 2 बड़े मैसेज दिए गए। पहला, ये 2027 का चुनाव जीतना है। सीएम योगी ने मंच से संदेश दिया, अगर लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति 2027 के विधानसभा में हुई तो इसका असर नीचे तक जाएगा। दूसरा, कार्यकर्ताओं का सम्मान सभी को करना होगा। दरअसल ये शिकायत लगातार आ रही है कि सरकारी दफ्तरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने मन से काम नहीं किया, कार्यकर्ता निराश रहे। यूपी में योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और जीतेंगे। इसकी शुरुआत यूपी उपचुनाव से होगी। अगले कुछ ही दिन में यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने की वजह से खुद योगी आदित्यनाथ ने एक-एक करके कमियां गिनाई हैं। उससे पहले योगी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सच से सामना कराया। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने की वजह खुद योगी आदित्यनाथ ने एक-एक करके गिनाई। अति आत्मविश्वास, अफवाह, साजिश, भीतरघात, वोट बैंक शिफ्ट होना, लोकल मुद्दों से दूरी बना लेना, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। तुम लोग कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।